हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैन लैंड यू इन जेल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो अंडर सेक्शन 498A में उसको क्रूएल्टी माना जा सकता है। वो फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कब मेंटल क्रूएल्टी की श्रेणी में आएगा और कब नहीं आएगा। तो इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैन लैंड यू इन जेल, इसमें एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि इफ़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ ए हाउस हस्बैंड अफेक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ वाइफ सो बैडली, then the same affair can be treated as cruelty under section 498A of IPC and will be punishable under the same section। ये एक मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया है नकीरन एलियस जियोरन पैंडी वर्सेस स्टेट एंड अनदर में। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो इसमें हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ये मैं बता दूं। तो इसमें इस केस का पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, इसमें कोर्ट ने क्या कहा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे जो कि एडल्ट्री है, और एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और एडल्ट्री जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो हस्बैंड का मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्रूएल्टी कैसे होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एक 498A के क्रूएल्टी से ही रिलेटेड एक केस है केवी प्रकाश बाबू वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और लास्ट में मैं बता भी दूंगा। ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एडल्ट्री वाज डिक्रिमिनलाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 497 ये एडल्ट्री था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। केस है सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अर्नेश कुमार वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, राजकुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप देना, अगर कमेंट में दे सकते हो तो अभी कमेंट में दो, और इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के बीच में कहीं भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्रूएल्टी को केस टू केस बेसिस पे जानने से पहले थोड़ा सेक्शन 498A जान लें, जो कि पूरी की पूरी तरह क्रूएल्टी पे ही बेस्ड है। तो सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, ये इसका हेडिंग आप देख रहे हो, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। मतलब वुमेन का हस्बैंड और हस्बैंड उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स वुमेन को जो क्रूएल्टी उसके साथ करते हैं, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। उसके मतलब को बताता है, उसमें पनिशेबल कितना है, कितने पनिशमेंट है, उसके बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। हुएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वुमन, ठीक है, सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रूएल्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो फ्रेंड्स, अगर कोई हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव जो कि वुमेन से के साथ क्रूएल्टी करता है, क्रूएल्टी के साथ ट्रीट करता है उसको, तो उसको 3 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्रूएल्टी करता है वुमेन के साथ, तो कानून ने, हमारे आईपीसी ने क्रूएल्टी को भी डिफाइन किया है। तो इस सेक्शन के पर्पस से क्रूएल्टी का मतलब होता है कि एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। कोई ऐसा कंडक्ट जो विलफुल हो, जानबूझ के किया गया हो, जो कि वुमेन को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करे, और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमेन। या तो सुसाइड के लिए प्रेरित करे, या फिर कोई उसको उसके लाइफ को डेंजर हो, लिम्ब को डेंजर हो, या हेल्थ को डेंजर हो, वो मेंटल क्रूएल्टी हो या फिजिकल क्रूएल्टी हो, कोई भी। सेकंड है हरासमेंट ऑफ वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद ए व्यू टू कोअर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटिंग टू हर
टू मीट सच डिमांड। मतलब कोई भी ऐसा हरासमेंट, वो हरासमेंट इस व्यू के साथ हो कि उसको मजबूर करें, कोर्स करें कि उसको या उसके किसी भी उससे रिलेटेड पर्सन को किसी अनलॉफुल डिमांड के लिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी मतलब प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी, इसके लिए अनलॉफुल डिमांड करते हैं और उसके लिए उसको हरासमेंट दे रहे हैं, अगर वो हमारी विलफुल डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो ये हो गया 498A। इसमें क्रूएल्टी का हमने डिफिनीसन पढ़ा। अब क्रूएल्टी का जब डिफिनीसन इसमें हमने पढ़ लिया कि क्रूएल्टी, इसमें किस चीज़ को क्रूएल्टी माना जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा केस का डिटेल देख लेते हैं। अब इस केस में किस तरह से उस चीज़ को क्रूएल्टी माना है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको क्रूएल्टी नहीं माना है, और किस तरह से इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो कि एडल्ट्री है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इन तीनों को हम एक तरह से मिक्सअप करके पढ़ेंगे और तीनों को पढ़ने के बाद निकालेंगे कि किस तरह से हर बात कोर्ट की किस तरह से सही है। कोई भी बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ऊपर से हम देख रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, लेकिन कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अब देखते हैं केस डिटेल है फ्रेंड कि एक कंप्लेंट फाइल किया गया वाइफ के द्वारा अगेंस्ट हर हस्बैंड। एलिगेशन वो था कि उसको इल ट्रीटेड किया जाता है और उस हस्बैंड ने दूसरा शादी कर लिया है किसी लेडी के साथ। उसके बाद एक FIR लॉन्च होता है अंडर सेक्शन 498A, 406, 494 एंड 5062। तो फ्रेंड्स 498A तो आप हमने देखा। 494 बाइगेमी है। अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ, मेल या फीमेल, एक पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो वो अंडर 494 ऑफ IPC ये ऑफेंस है, तो ये बाइगेमी है। लर्नेड मजिस्ट्रेट जो था वो हस्बैंड को 494 और बाकी सारे सेक्शन में तो एक्विट किया, लेकिन 498A में उसको कन्विक्ट किया और कन्विक्शन के बाद 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 3,000 रुपये फाइन इस पर इम्पोज किया। फिर हस्बैंड सेशन कोर्ट पहुंचता है अपील में। सेशन कोर्ट ने भी उस सेंटेंस को कंफर्म किया। फाइनली हस्बैंड एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है हाई कोर्ट में, जहां की हाई कोर्ट उसको पार्टली कंफर्म करता है और सेंटेंस को 2 साल से घटाकर 6 महीने कर देता है। लेकिन उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हाई कोर्ट भी एज ए मेंटल क्रूएल्टी ट्रीट करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्गुमेंट हस्बैंड का क्या था। हस्बैंड फ्रेंड्स इस केस में अपना पक्ष रखता है और खुद का बचाव करता है एक केस का हवाला देते हुए। ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केस है KV प्रकाश बाबू वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डिसाइड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि सिर्फ एक वजह कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और वाइफ के माइंड में कुछ सस्पिशन है, तो वो मेंटल क्रूएल्टी नहीं ट्रीट किया जा सकता, और वो मेंटल क्रूएल्टी सेक्शन 306 ऑफ IPC को अट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं करता। अब इसका मतलब आप समझ लो कि सेक्शन 306 क्या है फ्रेंड। सेक्शन 306 है अबेटमेंट टू सुसाइड। कोई ऐसी परिस्थिति करना, कोई ऐसा किसी को इस तरह से मजबूर करना कि वो सुसाइड कर ले, तो वो अबेटमेंट टू सुसाइड है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का KV प्रकाश बाबू वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहना है कि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हस्बैंड का, जो कि अब वाइफ के माइंड में एक सस्पिशन है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और उसने सुसाइड कर लिया, तो इस वजह से तो वो 306 को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, तो जब 306 को अट्रैक्ट नहीं करता है तो 498A को कैसे अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल क्रूएल्टी डिपेंड्स अपॉन द मिलियो एंड स्ट्राटा फ्रॉम विच द पर्सन केम एंड फ्रॉम डेफिनेटली हैज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शन रिगार्ड बीइंग हैड टू वंस एंड्योरेंस एंड सेंसिटिविटी। अब इसमें साथ में यह भी बोला था कि मेंटल क्रूएल्टी को डिफाइन करना ये एक यूनिवर्सल डिफिनीशन नहीं है। मेंटल क्रूएल्टी केस टू केस वेरी करता है। कोई एक चीज़ किसी के लिए मेंटल क्रूएल्टी हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ द हस्बैंड, कुछ वोमेन के लिए मेंटल क्रूएल्टी हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि उनका परसेप्शन क्या है, वो किस तरह से इसको लेती हैं, किस तरह से इस हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को वो अपने दिमाग में किस तरह से लेती हैं, किस परिवेश से आई हुई हैं, उनके लिए कितना ये मायने रखता है। ठीक है, ये एक, लेकिन इसमें हस्बैंड ने अपना पक्ष लिया कि मेंटल क्रूएल्टी ये इसको नहीं माना जाएगा।
उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने इसको मेंटल क्रुएल्टी माना, क्योंकि इसमें केस ये था फ्रेंड कि जो वाइफ थी, वाइफ ने इस मेंटल क्रुएल्टी से, इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से परेशान होकर, तंग होकर उसने घर छोड़ दिया था। और बाद में दूसरी जो शादी, इस पे आरोप लग रहा है कि दूसरी शादी किया था, उससे एक इसको बच्चा भी हुआ था। तो वो जो सेंसिटिविटी और ये सब की बात आई है कि इंडिविजुअलिस्ट परसेप्शन, तो उस परसेप्शन के हिसाब से और सेंसिटिविटी के हिसाब से ये मेंटली अफेक्ट किया है वाइफ को, और ये मेंटल क्रुएल्टी के श्रेणी में आएगा। तो हाई कोर्ट ने इसको मेंटल क्रुएल्टी को माना है और 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये देखते हैं सेक्शन 497। अब एक तरफ सेक्शन 497 एडल्ट्री है, और उसको एक तरफ आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं कि एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे पनिशमेंट देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरी तरह इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे आप पनिशमेंट दे रहे हो। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फ्रेंड। एडल्ट्री पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या। अब तो ये खैर ये सेक्शन डिक्रिमिनलाइज हो गया, डिलीटेड हो गया है आईपीसी से, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। Whoever has sexual intercourse with a person who is said and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, कोई भी आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वैसे पर्सन के साथ जिसको वो जानता है या फिर बिलीव करता है, या फिर उसके पास कोई रीज़न है बिलीव करने का, नहीं भी जानता है लेकिन रीज़न है बिलीव करने का, उसके पास कारण है कि उसको लगना चाहिए, सामने से दिखना चाहिए कि वो किसी और की वाइफ है, विदाउट द कंसेंट एंड कन्विंस ऑफ दैट मैन, वो जो मैन जिसकी वाइफ वो है उसके कंसेंट के बिना और कन्विंस के बिना, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप के ऑफेंस के बराबर तो नहीं होगा, इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, वो पर्सन एडल्ट्री का गिल्टी होगा। कौन होगा? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। and shall be punishable with imprisonment for either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। और उस पर्सन को क्या सज़ा मिल सकती है? 5 साल की सज़ा मिल सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। और इस केस में वाइफ को एज एन एबेटर पनिशेबल नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, और ए की वाइफ है सी, और जब बी है जानता है या फिर उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि सी ए की वाइफ है, फिर भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ए अगर चाहे, और बिना ए के कंसेंट के और बिना कन्वेंस के, तो ए अगर चाहे तो उसको एडल्ट्री के लिए प्रोसिक्यूट कर सकता है और उसको सज़ा मिल सकती है। लेकिन इसमें जो सी है, सी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यह सेक्शन 497 था फ्रेंड। इसमें प्रॉब्लम क्या था? अब प्रॉब्लम सबसे पहले, अब आप इसमें समझ रहे होगे प्रॉब्लम। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है विदाउट द कंसेंट और कन्विंस ऑफ दैट मैन। तो ये आप समझो कि अगर कंसेंट है मैन का और अगर कन्विंस है तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब कि वाइफ ये प्रॉपर्टी हो गई हस्बैंड की, हस्बैंड जब चाहे अगर कंसेंट दे देता है या कंसेंट नहीं देता है। दूसरी बात कि एक वाइफ जो है वो एडल्ट्री का मुकदमा, अब एडल्ट्री का केस अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल नहीं कर सकती है। फाइल कौन कर सकता है? एक हस्बैंड दूसरे पुरुष के खिलाफ फाइल कर सकता है कि उसने उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत रिलेशन रखा है, उसने अफेयर रखा है। ठीक है, ये एक इक्वलिटी के लिए प्रॉब्लम हो गई और प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम हो गई कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ हो गई। तो आगे हम देखेंगे किस किस तरह से ये वायलेट क्या क्या करता है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं ये किस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो ये फ्रेंड ये है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इसको सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो प्रश्न हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड देख लेते हैं। जोसेफ साइन सी है, ऑप्शन सी, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ये फ्रेंड इसकी थोड़ी कहानी बता दूं। ये एक आर्टिकल 32 के अंडर PIL फाइल हुआ था। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 32 आपको पता है कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट
किसी भी का भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर। तो PIL फाइल हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर्टिकल 32 के अंडर फाइल हुआ। 5 जजेस की बेंच बैठी, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस M खानविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उन लोगों ने इस बेंच ने सेक्शन 497 IPC एंड सेक्शन 198(2) CRPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स सेक्शन 497 IPC तो अभी आपने देख लिया एडल्ट्री है, और सेक्शन 198(2) CRPC, सेक्शन 198(2) CRPC जो है ये प्रोसीजर है सेक्शन 497 का किस तरह से ट्रायल चलेगा। तो इसमें दिया है कि कोई भी इंसान जो कि हस्बैंड के अलावा कोई भी इंसान एग्रीव्ड नहीं माना जाएगा 497 में, ठीक है। 497 ऑफ द IPC का जो भी एग्रीव्ड होगा वो उस लेडी का हस्बैंड ही होगा, बाकी कोई और नहीं होगा। तो फिर इस केस में कहा गया कि ये जो 497 एडल्ट्री है ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15(1) एंड आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का क्या वायलेशन है कि आर्टिकल 14 मतलब इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके। तो इक्वलिटी में यहाँ हस्बैंड वाइफ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता है, और आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें वुमेन्स के लिबर्टी को वो हैम्पर किया जा रहा है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15(1) डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी इनका वायलेशन करता है। इसलिए आर्टिकल 490 सेक्शन 497 ऑफ IPC विल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिक्रिमिनलाइज्ड। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ है, ये डिक्रिमिनलाइज तो हो गया है एडल्ट्री, लेकिन एडल्ट्री जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आप जाते हैं तो एडल्ट्री इज़ वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ठीक है। तो डिवोर्स का ग्राउंड ये बना रहेगा। आप एडल्ट्री के बेसिस पे अपना डिवोर्स फाइल कर सकते हो, लेकिन एडल्ट्री के लिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ फ्रेंड, इस केस में एडल्ट्री में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के द्वारा किसी का मेंटल जो क्रुएल्टी हुई, मेंटल टॉर्चर हुआ, मेंटल ट्रॉमा आया किसी के मन में, उसमें और इसमें अंतर है। इसलिए केस टू केस डिफर करते हुए तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मेंटल क्रुएल्टी माना है, और जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसको कन्विक्शन को कंफर्म किया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें केस के बारे में समझा, सेक्शन 498A एंड 497 को समझा, और उसके बाद हमने तीनों को देखते हुए, तीनों को मिक्सअप करते हुए देखा कि ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। KV प्रकाश बाबू का जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है मेंटल क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा इसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, और एक तरह से एडल्ट्री जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया गया है, और दूसरा मद्रास हाई कोर्ट ने उसको मेंटल क्रुएल्टी माना है। इन तीनों को मिक्सअप करते हुए हमने देखा है कि तीनों को किस तरह से अलग अलग किया गया है, तीनों किस तरह से अलग अलग है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ आपको जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पे बात किया आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, 15(1) और 21 ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज़ का जो वीडियो है उसमें फंडामेंटल राइट्स अभी चल रहा है। आर्टिकल 13 हमने कंप्लीट किया है, और आर्टिकल 14, 15 अब करते जाएंगे। उसकी पूरी प्ले लिस्ट है, और प्ले लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। और जैसे जैसे हम प्ले लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी आर्टिकल 13 तक हमने कंप्लीट किया है। आगे आप कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो पूरा देखें, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद।